दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन की लिखी कहानी बेटी का खत। सबाहत आफरीन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे डुमरियागंज से हैं जो भारत नेपाल के बॉर्डर के पास है। उर्दू बहुत अच्छी आती है, टिकटॉक की एक्सपर्ट हैं और 2 प्यारी बेटियों की माँ है। चलिए शुरू करता हूं कहानी। दोपहर ढल चुकी थी। दूर फलक पर बिखरी हुई सिंदूरी लाली शाम होने की खबर दे रही थी। बरामदे में तार से सूखे कपड़े उतारते हुए क्लिप वापस तार में फंसा ही रही थी कि मेरी नज़र बगल वाले छज्जे पर ठहर गई। अरे कहाँ गए सब? बेसाख्ता मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकले। छज्जे पे बना वो घोंसला खाली था। चिड़िया और उसके बच्चे उड़ गए थे, वो जा चुके थे। इतने दिनों से उनको रोज़ देखती आई थी कि एक उन्स सा होने लगा था। मैं हाथों में कपड़े थामे कुछ देर उस खाली घोंसले को देखती रही। कितना वीरान और उजाड़ लग रहा था। वो तिनकों से बुना घर, उसकी गर्माहट, वो रेशे। कहीं और उड़ जाने वालों को इन जाने पहचाने तिनकों की याद आती होगी। क्या वो रोज वापस लौटते होंगे अपना ये घर देखने सुनने? हद है। मेरे जैसे लोग इतने भावुक कैसे हो जाते हैं? जरा जरा सी बातें मुझे उदास कर जाती हैं, जबकि खुश होने के लिए मेरे पास कई वजहें हैं। शानू जैसी प्यारी बेटी, इसरार जैसा अच्छा दोस्त जो इत्तेफाक से मेरा पति भी है। इत्तेफाक से मैं अपने ही चौहल पर मुस्कुरा उठी। इसरार का हंसता चेहरा जहन की खिड़कियों से झांकने लगा। पूरे 20 रोज हो गए थे उसे बाहर गए। ये ऑफिस वाले ना, इनको बस इसरार ही दिखता है हर काम में। मम्मा मम्मा, शानू की पुकार होने लगी थी। उफ, आज फिर से कोई प्रोजेक्ट होगा, मैंने एकदम से थक कर सोचा। ये स्कूल वाले भी ना 7-8 साल की बच्चियों को इतने मुश्किल मुश्किल काम थमा देते हैं। मैंने कपड़ों को सोफे पर रखा और उन्हें तय करते हुए जरा तेज आवाज में बोली, आज क्या करना है शानू? हिंदी वाली मैम ने कहा है कि अपने पापा को लेटर लिखना है। लेटर कैसे लिखते हैं मम्मा? शानू एक हाथ में कॉपी पकड़े दूसरे हाथ से माथे के घुंघराले बाल हटाते हुए बोली, पापा को लेटर। तय करते हुए मेरे हाथ एक लम्हे को रुक गए। तबीयत बोझिल हो उठी। बेमन से कपड़े उठाए मैं वहां से जाने लगी कि शानू मेरा कुर्ता खींचते हुए बोली, बताओ ना मम्मी, आपने लिखा होगा ना नाना को लेटर? क्या लिखा था? उसे पढ़ने के बाद नाना खुश हुए थे। मैं चुप रही। क्या बताती उसे? नाना पढ़ के खुश हुए थे, बताओ ना। शानू चिरौरी करने लगी। मुझे क्या पता खुश हुए थे कि नहीं? जरूरी नहीं है ना कि मुझे दुनिया की हर बात पता हो। हटो इधर से। खुद को रोकते रोकते भी मेरी तलखी छुप नहीं पाई। आवाज की तेजी सुनकर शानू फौरन एक तरफ हो गई। किताबें खोलकर बैठ गई चुपचाप। शानू को क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि हाँ, मैंने अपने पापा को लेटर लिखा था, मगर उसमें जो अल्फाज दर्ज थे उनसे जुड़ी बातें याद करना कितना तकलीफ देह था। आज भी, पापा मैं आपकी बेटी हूं, अपने हक के लिए लड़ना जानती हूं। मैं शादी अपनी पसंद के लड़के से करूंगी, आपकी पसंद के लड़के से नहीं। और आप जानते हैं कि मेरी पसंद इसरार है। यही तो लिखा था मैंने लेटर में। ये थोड़े से लफ्ज लिखने में मुझे महीनों लग गए थे और पापा के दिल से उतरने में शायद एक लम्हा नहीं लगा। वो लेटर, वो चंद लाइनें क्या इतनी ताकतवर थीं कि पापा के दिल से मेरा नाम खुरच कर मिटा गईं। मेरी आंखें नम होने लगीं। वो सहेजा हुआ दुख फिर से रिसने लगा था। बेटियों के दुख कहीं नहीं जाते। उन्हें नदी बनकर दूर दराज इलाकों में बह जाना नहीं आता। वो झील बनकर खामोशी से ठहर जाते हैं, रुके रहते हैं चलती सांसों के साथ साथ। जैसे मैं रुकी थी अब तक, वहीं 9 साल पहले। तब जब पापा की आंखों में प्यार और भरोसे की जगह अपने लिए शर्मिंदगी देखी थी, दुख देखा था, नाराजगी देखी थी। प्यार में पड़ जाने वाली बेटियां बाप के सीने से बेदखल हो जाती हैं ना, मैं भी हो गई थी। लेकिन वहां से हटने के बाद भी मेरी जड़ें वही मिट्टी ढूंढती रहीं। कहाँ बस पाई थी नए माहौल में? मैं तो उस पौधे की तरह हो गई थी जो धूप, हवा और पानी के बावजूद कुमला जाता है, पीला पड़ जाता है।
उन जर्द पत्तियों का दर्द उनकी जड़ें समझती होंगी, महसूस करती होंगी। फिर पापा क्यों नहीं समझ पाए? उनके साथ हंसती खेलती जोया, पापा की दुलारी जोया एक दिन किसी से प्यार कर बैठेगी, ये खुद जोया कहाँ जानती थी? उसे कहाँ मालूम था कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का हक बेटियों को आसानी से नहीं मिलता। मोबाइल की घंटी बज रही थी। इसरार का फोन था। मेरे हेलो कहते ही एक लम्हे को वो चुप हो गया, जैसे मेरी आवाज के उतार चढ़ाव को परख रहा हो। न जाने कैसे उतनी दूर से उसको मेरी नम आंखें महसूस हो गईं। बोला, जोया कोई बात है क्या? तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है, बस सर भारी है। शानू को कुछ खिला पिला दूं, फिर बात करती हूँ। कहते हुए मोबाइल एक तरफ रखा और शानू के पास चली आई। ड्राइंग करती हुई शानू के करीब मैं धीमे से जाकर बैठ गई। क्या बनाया जा रहा है? शानू चुपचाप मसरूफ अंदाज में कलर करती रही, जैसे कुछ सुना ही नहीं। फिर बोली, मम्मा आप नाना को मिस करती हो ना? क्यों पूछ रही हो? किसने कहा? पापा ने बताया मुझे। कहते हैं जब मम्मा चुप रहे तो उनको परेशान मत किया करो, वो नाना को मिस करती हैं। वो पेंसिल कलर से रंग भरते हुए बोली तो रोकने के बावजूद मेरी आंखें झिलमिला उठीं। मंजर धुंधलाने लगा। उसके बालों को सहलाती हुई मैं उठ गई और पलकों को झपकती हुई किचन की तरफ चली आई। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद का कोई गुजर नहीं था। इन 9 सालों में ऐसी बहुत सी रातें आईं जिनमें नींद की आंखों से बदस्तूर नाराजगी रही। दिल पर एक बोझ सा रहा। गिल्ट और दुख में जल रही आंखें सुकून कहाँ पाती हैं? मम्मी बता रही थी पापा की सेहत इन दिनों ठीक नहीं रहती। ये सुनने के बाद मेरा एहसास जुर्म और बढ़ गया था। इन दिनों लगता था जैसे उनकी हर तकलीफ की जिम्मेदार मैं हूं। एक ऐसी बेटी जिसने अपने पापा का गुरूर से उठा हुआ सर झुका दिया। ये ख्याल आते ही मेरी आंखों के कोने भीगने लगे। ये कैसी सजा थी जिसके खत्म होने की कोई तयशुदा मियाद नहीं? जब रिश्तों में खामोशी उतर आती है तो धीमे धीमे उन पर बर्फ की परतें जमने लगती हैं। इन सर्द परतों तले रिश्ते मरते नहीं, उनके दुख उसी जगह जम जाते हैं। इतने सालों में मेरे और पापा के बीच अबोलेपन की दीवार खड़ी हो गई थी, जिसे गिराने की न मुझ में हिम्मत थी न ताकत। जबकि जिंदगी के हर पल में मैंने उनकी कमी महसूस की, हर खुशी हर गम में उन्हें ढूंढती रही। लिखती रही वो सारी बातें कागज के पन्नों पर जो उनके साथ न होने पर महसूस करती थी। कागज के पन्ने। मुझे याद आया मम्मी का दिया वो ज्वेलरी बॉक्स जिसमें बजाय जेवर रखने के मैं उन चंद लाइनों में सिमटी वो पर्चियां रखती थी, जिसमें पापा से कहने सुनने वाली वो सारी बातें दर्ज होती थीं जो बज़ाहिर कभी कहीं नहीं गईं। मैं उठी और अलमारी से वो मरून मखमली बॉक्स निकाल लाई जिसमें इतने सालों की खामोशी लफ्ज़ों के रूप में सहेजी हुई थी। उन कागज़ के टुकड़ों में से एक टुकड़ा मैंने खोल लिया। मेरी ही लिखी बातें मेरी नज़रों के सामने ठहर गईं। लिखा था, डियर पापा, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ ये बताने की बात तो नहीं है, मगर हाँ, आपके चेहरे की नरम मुस्कुराहट मेरे भीतर खुशियों के रास्ते खोल देती है। मैं वही जोया हूँ पापा जो आपकी उंगलियां थामे सड़कों पर बेखौफ चलती थी। वही नन्ही जोया जो आपके उल्टे चप्पल को सीधा करती थी। हल्की सी खांसी आने पर पीठ सहलाते हुए कहती थी, अभी ठीक हो जाओगे पापा, रोना नहीं, बिल्कुल अभी ठीक हो जाओगे। और आप हंसते हुए मेरे गाल थपथपा देते। लेकिन इस बार इसरार के साथ आपसे मिलने गई। दिल में जरा जरा झिझक थी। शादी के बाद पहली बार आई थी ना, लेकिन आपने इसरार से मिलना गवारा नहीं किया। पापा याद है ना, मेरी शादी में विदाई के वक्त आप कितनी दूर खड़े थे, जैसे कोई अजनबी, कोई दूर का रिश्तेदार। इस गैरियत पर मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू गिरने लगे थे। उन आंसुओं के साथ वो कसक, वो तकलीफ बह जाती जो मेरे दिल में अब तक चुभ रही है। लेकिन आंसू नहीं गिरे। मैं सूनी आंखें लिए विदा हो गई। फिर से दोबारा इस आस में गई कि मुझे और इसरार को थोड़ा सा प्यार मिलेगा, थोड़ी सी इज्जत। बड़ी चोट लगी थी उस रोज। इसरार का उतरा हुआ चेहरा मुझे शर्मिंदा कर रहा था।
पापा, क्या सच में आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही? यकीन नहीं आता। मेरी खुशी की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। कागज पर लिखे लफ्ज खत्म हो चुके थे, मगर दिल पर लिखी बातें कहाँ खत्म होती हैं। मैंने आंखें पोंछकर बगल में सोई अपनी बेटी को देखा और उसके माथे पर प्यार कर लिया। शानू नींद में कसमसा उठी। उसने करवट बदली तो उसके नन्हे बाजुओं के तले कुछ खरखराने की आवाज आई। देखा तो वो कागज का मुड़ा तोड़ा टुकड़ा था जिस पर शानू ने लिखा था, पापा आप कब आओगे? जल्दी से आ जाओ ना, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ। टेढ़े मेढ़े लफ्जों में लिखे लेटर को पढ़कर मेरा दिल भर आया। मैंने आहिस्तगी से वो कागज शानू के पास रख दिए। रात जाती रही, लम्हे चुपचाप सरकते रहे। कुछ यादें दिसंबर की बारिश जैसी होती हैं। वही तासीर, देर तलक ख्यालों की नमी और वही उदासी। न तो जहन थक रहा था, न मेरी आंखों में नींद के आसार मालूम हो रहे थे। सारा बचपन फिल्म बनकर सामने चल रहा था। पापा और मेरी बातें जैसे खत्म होने में ही नहीं आ रही थीं। मैंने बॉक्स में से दूसरा पर्चा उठाया। 4 कोनों से मुड़ा हुआ वो पन्ना महज कागज का टुकड़ा नहीं था। उनमें एक बेटी के तमाम किस्से दर्ज थे जिन्हें सही पते पर कभी पहुंचाया ही नहीं जा सका। मैंने दूसरा खत पढ़ना शुरू किया। डियर पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक छोटी सी परी मिली है मुझे। आपकी जोया के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मैं माँ बन गई। अस्पताल से घर आ गई हूँ। लेटी रहती हूँ। उठने बैठने पर ऑपरेशन वाले टांके दर्द करने लगते हैं। जब दर्द तेज होने लगता है तब दवा खाते वक्त आपकी बहुत याद आती है। मैं रो पड़ती हूँ। सोचती हूँ आप ऐसे तकलीफ झेलते हुए मुझको कैसे देख पाते। अच्छा हुआ पापा आप नहीं आए। आप जो मेरा जरा सा दुख नहीं देख सकते थे, कैसे बर्दाश्त करते। अस्पताल के बेड पर नीम बेहोश जोया को कैसे पुकारते। आप नहीं देख पाते ना पापा। इसरार ने फोन करके बताया होगा आपको। तब आपके चेहरे पर कैसी लकीरें उभरी होंगी। मेरे ऑपरेशन का सुनकर दर्द खिंचाया होगा ना। लेकिन अगले ही पल मेरी बेटी की खबर ने आपके होठों पर मुस्कान ला दी होगी। आपकी नन्ही जोया एक बेटी की माँ बन गई, ये बात मम्मी को बताते हुए आपने मुस्कुराहट रोक ली होगी। मेरे बचपने से लेकर बड़े होने तक की सारी तस्वीरें आपके जहन में आ गई होंगी। है ना पापा, है ना? मैंने एक ठंडी सांस भरकर उंगलियों में थमे उस चौकोर कागज को देखा और उसे तह करके वापस बॉक्स में रख दिया। पापा अब भी मुझे प्यार करते हैं, बस कहना जताना छोड़ दिया, ये सोचकर मेरे चेहरे पर यकीन का उजाला फैल गया। यकीन का होना बड़ी बात है। सांसों की तरह इसका भी जिंदगी में बने रहना बेहद जरूरी है। कितना अच्छा होता अगर बेटियों के नसीब में ये यकीन मरते दम तक बना रह पाए। अब हल्की थकान महसूस हो रही थी। घड़ी पे निगाह गई तो देखा 3 बज रहे थे। न रात न सुबह, ये दरमियान का वक्त। कहते हैं इस वक्त आसमान के ऊपर पूरे दिन के फैसले किए जाते हैं, जरूरी हिसाब किताब दर्ज किए जाते हैं। क्या वो खुदा मेरी बात सुन रहा होगा? और अगर सुनता है तो पापा का दिल मेरी तरफ से साफ क्यों नहीं करता? क्यों नहीं बताता कि जोया आपको याद करती है, उसे एक बार बुला लो पहले की तरह। मुझे बुला लो पापा। बुदबुदाते हुए मैं रो पड़ी। मेरी सिसकियों से शानू की नींद में जैसे खलल पड़ गई। वो कुनमुनाई तो उसे थपक कर फिर से सुला दिया। हाथों को वापस बॉक्स में डाला और बेड से नीचे उतरी कि पैर फंस गया। हाथों से वो मखमली डब्बा फिसल कर नीचे गिर गया। मैंने बिखरे खतूत को उठाया और वापस अलमारी में रख दिया कि उसके सिवा और कहाँ ठिकाना था उनका। शानू को सीने से लगाए मैंने आंखें बंद कर ली, इस उम्मीद में कि सवेरा बस होने वाला है, सूरज की किरणें बस चमकने वाली हैं। सुबह की चमकीली धूप ने रात की सियाही मिटा दी थी। अंधेरा चाहे बाहर हो या मन के भीतर मुस्तकिल नहीं रहता। कहीं से कोई शिगाफ, कोई किरण नजर आ ही जाती है। पूरी रात पापा को जी भर के याद कर लेने के बाद मेरा दिल हल्का हो गया था। हालांकि खुद के वजूद का नजरअंदाज किया जाना तकलीफ देह है, और वो भी आपसी सगे रिश्तों में। लेकिन अपनों से क्या शिकायत करे कोई, क्या कहे, कितना उलझे।
मेरे पास एक ही रास्ता था, खामोश रह जाना। मैं चाय का मग थामे छोटे से लॉन में चल रही थी। इसरार के लगाए फूलों को यूं देखना, महसूस करना भला लग रहा था। सर्दियों की दोपहर, गुनगुनी धूप और बढ़िया अदरक वाली चाय। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी, मैंने मुस्कुराते हुए सोचा। इसरार के हाथों को थामे ऐसी दोपहर गुजारना कितना सुकून बख्श है। इसरार को जताना नहीं आता, वो कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी कोशिशें मैं खूब समझती हूँ। इस लॉन में लगे सारे पौधे, गेट पर चढ़ती बेलें और गमलों की डिजाइन तक सब पापा के लॉन की कॉपी हैं। मुझे एकदम से इसरार पर प्यार आने लगा। उसे फोन करने के इरादे से भीतर आ गई। दोपहर में शानू स्कूल से आई और रोज की तरह अपने नन्हे बाजुओं को मेरी कमर के इर्द गिर्द लपेट कर चिपट गई। चहकती महकती शानू का मुझे रोज गले लगाना, प्यार करना मेरे लिए ऑक्सीजन जैसा था। जरूरी, बेहद जरूरी। शानू ने अपनी चमकदार गोल गोल आंखों से मुझे देखा और फिर मेरे हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। बोली, पापा को लेटर लिखा है, उनके पते पर भिजवाना है। मैंने हंसकर उसके गाल छुए और बोली, जो हुक्म मेरे आका, और कोई काम हो तो वो भी बताइए। मेरी बात सुनकर उसने स्कर्ट की जेब से कागज निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, इस लेटर को भी सही पते पर भिजवाना है। ये लेटर? मैं उसके हाथ से वो पुराना सा कागज लेने लगी कि वो बोली, नाना के पते पर। ओह, ये तो मेरा लिखा खत था। शायद रात पड़ा रह गया होगा कमरे में। मैं चुपचाप शानू को देखने लगी। क्या शानू ने पढ़ लिया होगा? वैसे पढ़ तो लेती है, लेकिन क्या पता। मम्मा, मैम ने कहा है लेटर लिख के उसको राइट एड्रेस पे भेजना चाहिए, नहीं तो पापा को कैसे मालूम होगा मैं उनको मिस करती हूँ? बताओ, कैसे मालूम होगा? ये बात तो मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं। मेरे पापा को कैसे मालूम होगा कि मैं उनको कभी नहीं भूली? उन्हें किसने बताया होगा कि शादी के बाद मैंने फिर कभी कैरम नहीं खेला? क्योंकि उस खेल में मेरे पार्टनर हमेशा पापा थे। वो कैसे जाने होंगे कि जब जब शानू अपने पापा को पुकारती है, मुझे वो याद आते हैं। ये सब बातें तो उन्हें मालूम ही नहीं होंगी। बज़ाहिर मैं शानू को खाना खिला रही थी, लेकिन जहन में नामालूम सी खुदबुद शुरू हो गई थी। आपसी रिश्तों में कोई बात दिल को लग जाए, कहीं गहरे जाकर चुप जाए, तो उनमें लगी सारी खिड़कियां, दरवाजे झटके से बंद होने लगते हैं। अपनों की बात इतनी तकलीफ देह लगती है कि उन झरोखों को खोलना भी गवारा नहीं होता, चाहे कितनी भी उमस हो, सांस लेना कितना भी दूभर हो। वो जरा सा हाथ बढ़ाना इतना भारी क्यों लगता है? आगे बढ़ना, थोड़ा सा झुक जाना मैंने क्यों नहीं सीखा? हमेशा पापा के बुलाने का इंतजार करती रही, खुद क्यों नहीं बुला पाई? सही गलत के भंवर में फंसा मेरा मन आगे बढ़कर सॉरी क्यों नहीं बोल पाया? पापा थे मेरे, बेटी का झुक जाना कहाँ देख पाते? फौरन सीने से लगा लेते मुझे। इतनी सी बात समझने में मैंने सालों लगा दिए। वो बड़े थे, मुझे पालते हुए, मेरे साथ खेलते हुए। उन्होंने कुछ ख्वाब बुने होंगे जिनके अचानक टूट जाने पर उनकी नाराजगी बनती थी। सहज था ये, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैं पीछे क्यों हट गई? उन्हें मनाने की कोशिश तो करती। अंदर ही अंदर घुलती रही, एहसास जुर्म में मुब्तला रही, मगर कह नहीं पाई। जबकि कह देना आसान होता है ना। आज मैं अपने आप से सवाल कर रही थी, उस जोया से जो अपने पापा से मिलने के लिए तरसती रही, जबकि वो ऐन सामने बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। मैं कब से खिड़की पर बैठी लोहे के ग्रिल के बाहर दूर आसमान को देख रही थी। सब कितना साफ नजर आ रहा था। मोबाइल की बजती घंटी ने मेरा ध्यान खींच लिया। देखा तो इसरार का फोन था। मेरा दिल भर आया। दिली जज्बात से उलझते हुए मुझे जैसे एक नर्म ठिकाना मिल गया। मैं रुंधे गले से बोली, इसरार, तुम हमेशा कहते थे ना कि मैं पापा को सॉरी बोल दूं, उनसे बात करने की कोशिश करूं, और मैं कहती थी कि जब कोई गलती नहीं की तो सॉरी क्यों बोलूं। अपना ईगो पालती रही, घुटती रही। कितनी बेवकूफ थी मैं, है ना? मैं रुक रुक कर बोलती रही और इसरार चुपचाप सुनता रहा। वो ऐसा ही था, मीठे पानी के झरने जैसा, साफ और खुशनुमा। नहीं, मेरी जोया बहुत समझदार है। तुम परेशान मत हो प्लीज।
तुम कहो तो मैं आ जाऊं? उसने ठंडे फाहे जैसी आवाज में कहा। नहीं, मैं कुछ रोज के लिए पापा के पास जा रही हूं। मैं पापा के पास जा रही हूं। ये इतनी सी बात कहने में कितना वक्त लगता है, और मैंने बरसों लगा दिए। पर अब जाने की तैयारी करनी थी। मैं और शानू मिलकर बैग में कपड़े रख रहे थे। मेरी खुशी शानू के गालों से झलक रही थी। वो बोलती जा रही थी, नाना के यहाँ जाऊंगी तो नाना को परी वाली कहानी सुनाऊंगी। मैं मुस्कुराते हुए सुनती जा रही थी। और हाँ, वो मखमली बॉक्स रखना नहीं भूली थी। अब की बार वो चिट्ठियां सही पते पर जो पहुंचानी थी। कितना आसान होता है ना खतों का सही पते पर पहुंचना। कितना आसान है अपनों की तरफ लौट जाना। बस इतनी सी थी ये कहानी।